Hello everyone, welcome to our channel Chemistry for You. As we are discussing about chapter State of Matter, till now we have discussed about all the laws, ideal gas equation, kinetic gas equation and its postulates. एक्चुअल में लास्ट टॉपिक अपना काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी वाला आपके पास था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे। तो अभी जो अपने पास टॉपिक आने वाला था, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन का जब हमने टॉपिक किया तो उसमें जो लास्ट आंसर बना था दैट इज़ PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u/rms का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी RMS थी कुछ, उसका स्क्वायर हमने किया था। तो हमारे पास ये RMS के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था वहाँ पे। तो ये RMS होती क्या है या और भी कोई टाइप की वेलोसिटी है उनके बारे में देखेंगे। वेलोसिटी स्पीड, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फिजिक्स में तो आपको पता है एक में डिस्टेंस होता है, एक में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या क्या टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज हैं वो हम देखेंगे। तो पहली जो आपके पास है इसमें दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ VMT से, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ पहले आपको। इसके जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक्स में भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे 2RT/m। m आपको इसमें kg में लेना है, ठीक है, 2RT/m kg में लेना है। और r की वैल्यू आप ले सकते हो जूल में 8.314, यानी कि 25/3। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। अब मैं बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबल होता क्या है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि मेरे पास अगर 100 पार्टिकल है एक बॉक्स के अंदर, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 600 है, किसी की 50 है, किसी की 20 है, किसी की 10 है, किसी की 700 है, किसी की कुछ है। लेकिन 40% पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 300 है, सबसे ज़्यादा 40% है। फिर 1% की कुछ है, 10% की कुछ है, 2% की कुछ है। मतलब जितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब उस मैक्सिमम से मतलब नहीं है, उस मिनिमम से मतलब नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो इसके पास ज़्यादा होंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से मतलब है। और एग्जांपल है, क्लास में आप लोगों ने टेस्ट लिया हमने 20 नंबर का, किसी बच्चे के 20/20 आए, किसी के 0, किसी के 1, 2, किसी के 3। और अपने क्लास में मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिनके नंबर आपके पास जो थे वो 15 आए। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे, यानी अगर टोटल स्टूडेंट है, मान लो 100 स्टूडेंट है तो 50 बच्चे हैं जिनके 15 नंबर आए, 2 बच्चे से 20 आए, 19 आए, 18 आए, ऐसे कुछ बच्चे। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से थे जिनके नंबर 17 आए या 15 आए। तो उस चीज़ को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। जैसे कि मैं रैंडम आपके पास बच्चे हैं क्लास में बैठे हैं, मैं कहता हूँ भाई ये बच्चा कितने का होगा, मैं आँख बंद करके एक बच्चे को उठाता हूँ, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे वो निकल के आएंगे जो 15 वाले होंगे, कि मैक्सिमम बच्चे थे ही वो। 50% बच्चे तो 15 नंबर वाले थे ना, तो मैक्सिमम बच्चे वही निकल के आएंगे आपके पास, समझ गए हो। तो ये मोस्ट प्रोबेबल होती है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से आप देखेंगे कि स्पीड, डेफिनेशन क्या बनी, स्पीड या वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, स्पीड मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल ये मत समझना स्पीड मैक्सिमम, पार्टिकल मैक्सिमम होते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल द्वारा जो स्पीड होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, ये उसका फॉर्मूला होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, इसको आप क्या लिखेंगे, V एवरेज से लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अब एवरेज निकालना सभी को आता है, कैसे निकालते हैं, पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, ऐसे आपके पास n पार्टिकल की अपॉन, तो एवरेज ऐसे तो निकालते जितने नंबर, ऐसे जैसे नंबर का अपने को एवरेज निकालना हो, सारे नंबर को जोड़ ले, इस बच्चे 10 है, इसके 15, इसके 20 है, सबके जोड़ लो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज जिसको आप मीन भी बोलते हैं। तो यही है, पहले की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी बाई n की वेलोसिटी, टोटल पार्टिकल कितने थे n, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का दैट विल बी 8RT/πm। इसका था 2RT/πm, सॉरी πm नहीं, सिर्फ m, 2RT/m, और इसका है 8RT/πm। यानी क्या क्या वैल्यू बढ़ गई, 2 की जगह 8 हो गया और एक पाई नया इंक्लूड होगा नीचे। तो ये आपके पास होगी एवरेज, यानी कि मीन ऑफ वेरियस वेलोसिटी निकालेंगे हम, मीन निकालेंगे वेरियस वेलोसिटी का,
ठीक है भाई, फॉर्मूला ध्यान रखना 8RT/πm अंडर द रूट, उसमें था 2RT/m, kg के अंदर लेना है, रूट के अंदर आर की वैल्यू में तुम्हें बता चुका हूँ आपके पास, समझिए मेरे बात को। नेक्स्ट जो अपने पास है यहाँ पे दैट इज RMS। तो नेक्स्ट आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हमने पहले पढ़ा था VRMS से। कैसे लिखते हैं भाई, मीन निकालना है, मीन अभी आप निकाल चुके हो, लेकिन मीन किसका निकालना है, स्क्वायर का मीन निकालना है। स्क्वायर कर लो इनका, मीन हो गया, फिर क्या करना है, रूट। तो स्क्वायर का मीन स्क्वायर करना है वेलोसिटी का, फिर इसका मीन निकालना है, फिर इसका रूट करना है, ठीक है। इट इज द स्क्वायर मीन ऑफ द रूट कर देंगे, स्क्वायर मीन निकालेंगे पहले, उसके बाद उसका रूट कर देंगे, दैट इज VRMS। और इसका जो फॉर्मूला होगा, आंसर जो होगा दैट इज 3RT/m, ठीक है। तो तीनों की आपके पास डेफिनेशन हुई। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, एवरेज इट इज द एवरेज या मीन ऑफ वेरियस वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का पहले मीन निकालेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन निकालेंगे, उसके बाद उसका रूट करेंगे। तीनों के फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो पहला जो आपके पास था मोस्ट प्रोबेबल, उसका फॉर्मूला था 2RT/m अंडर द रूट, और उस जैसा सेम टू सेम फॉर्मूले की बात करें तो भाई इसका RMS का 2 की जगह 3RT/m हो जाएगा, ठीक है, अंडर द रूट रहेगा। लेकिन एवरेज का सबसे अलग फॉर्मूला था 8RT/πm, m kg में लेना आपको, ठीक है। आर की वैल्यू बता चुका हूँ 25.3 जूल ले लो, क्योंकि काटने में थोड़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये 3 टाइप की आपके पास वेलोसिटी होंगी, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, RMS। अभी हम देखते हैं इनका, हमने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब इनका रेशियोज क्या है, वो सब अपने पास पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है तो भाई हमने लिखा मोस्ट प्रोबेबल, मैंने लिखा एवरेज, मैंने लिखा RMS, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल का हमने फॉर्मूला है 2RT/m, इसका फॉर्मूला हमने बनाया था एवरेज का 8RT/πm, इसका फॉर्मूला अभी बनाया था 3RT/, अभी तीनों फॉर्मूले आपको याद करने, ध्यान रखने इनको फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल है इसमें और इनके ऊपर है। अगर मैं यहाँ से कॉमन चीज़ देखूँ तो भाई यहाँ से कटने के बाद 2 रूट बचेगा, क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन कवर करने हैं। 2 क्वेश्चन कौन से, किन तीनों में से ऑर्डर कौन ज़्यादा है कौन कम है और रेशियो क्या है इनका। तो इसका 2√2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 8/π, क्योंकि T और M तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा √3, ठीक है भाई। 3 वैल्यूज बच जाएंगी, और ये जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा है ये है, यानी कि इनका ऑर्डर होता है, यानी कि VRMS इज ग्रेटर देन एवरेज, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है। अगर किसी को देखो दिक्कत है तो एक याद रख लो कि RMS सबसे ज़्यादा होती है, RMS सबसे ज़्यादा होती है, RMS सबसे ज़्यादा होती है। और भाई मीन एवरेज तो कहाँ आता है, बीच में आता है। एवरेज क्या होता है, बीच की चीज़ तो होती है, तो एवरेज वाली चीज़ बीच में है। RMS सबसे ज़्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबल पीछे रहेगा अपना। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, फिर एवरेज, फिर RMS, वो यहाँ से दिख रहा है अपने, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप और रेशियो बनाते हो तो इसको रेशियो बना सकते, इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, और फिर आप इनको कट कर सकते हो, तो आपको वो न्यूमेरिकल में भी आपका रेशियो मिल जाएंगे। क्लियर। तो ऑर्डर क्या हो आपके पास, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इनका रेशियो हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हो, आपकी मर्जी है, रेशियो निकालना चाहते हो तो आप इसको कट कर लेना, ठीक है भाई। फिर आते हैं साइंटिस्ट मैक्सवेल, और वो इन वेलोसिटीज़ का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ बोल देते हैं, या स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा के बारे में बात करेगा, कितने % इतने आपके पास होंगी। तो इसने आपके पास एक ग्राफ बनाया, ग्राफ किस बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बुक्स में ऐसा मिल सकता है DN/N। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा बताओ मेरे को। फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है जिसका निकालना वो ऊपर अपॉन टोटल। जैसे आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो जिसके मोल निकालते ऊपर अपॉन टोटल मोल्स। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो DN/N भी लिखा है, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। और इसने ग्राफ बनाया हुआ स्पीड के बीच में, और वो जो ग्राफ आपके पास था वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई, इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या है, देखो ये चीज़ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है ना।
यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बड़े बड़े, अरे ये तो है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल भाई कॉमन चीज़। देखो यहाँ पे जैसे 10 वैल्यू है, यहाँ पे 20 ऐसे करते हैं, यहाँ पे मान लो 100 वैल्यू है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कितने हैं 10, यहाँ पे कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल 100। तो ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इस साइड बढ़ रहे हैं, ये साइड स्पीड बढ़ रही है। ये तो ग्राफ में आपको नोट पता है ये सब चीज़ों का। तो मैं पूछता हूँ आपसे मोस्ट प्रोबेबल क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल का मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्पीड, वो स्पीड ज़्यादा है कम से मतलब ही नहीं था, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल लिखेंगे, और पार्टिकल ऑफ फ्रैक्शन सबसे हाई का है या, तो ये जो स्पीड आपको दिख रही है दैट इज VMP, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है भाई, ये आपके पास है स्पीड जो मैक्सिमम हाईएस्ट पार्टिकल। यहाँ पे क्या सब ज़्यादा है, ये मत सोचना यहाँ पे स्पीड सब ज़्यादा, स्पीड तो वहाँ सब ज़्यादा है, यहाँ पे सब ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जहाँ होंगे दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जहाँ होंगे दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। स्पीड का ज़्यादा होना मतलब नहीं उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को। स्पीड तो यहाँ ज़्यादा है, वहाँ से मतलब ही नहीं था अपने को, तो अपने को मतलब यहाँ से जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबल आपके पास ये हुआ, और ये आपके पास VRMS हो गया आपके पास। ठीक है भाई। सेकंड बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड कैसी है सबको पता है, लो स्पीड है, फिर स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, यहाँ पे सबसे हाई स्पीड है। तो अगर मैं देखूँ लो स्पीड के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं भाई, देखो इतने सिर्फ, यानी कि लो स्पीड के ऊपर। और अगर मैं एक बार हाई स्पीड पे जाऊँ तो जब लो स्पीड थी तो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम थे, जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल होगी, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फिर घटने स्टार्ट हो गए, और जब हाई स्पीड हुई तब भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है। तो लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। तो लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे कहाँ पे, लो स्पीड के ऊपर और हाई स्पीड के ऊपर। ठीक है भाई। जब हमने ग्राफ बनाया मैक्सवेल ने किस चीज़ में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बस स्पीड के बीच में, तो इस तरीके कुछ ग्राफ आया। इस ग्राफ से हमें क्या डाटा देखने को मिला, दैट इज वी मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा है, यानी कि पीक को लेना है, सिंपल से बात खत्म। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, वो पीक सबसे ऊपर पीक जो होगी वो। ठीक है, वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा, उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्पीड कम थी, और जब स्पीड ज़्यादा हुई तो पार्टिकल लेस ही है हमेशा दोनों केस में। तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे कब, जब स्पीड लो होगी और स्पीड हाई होगी। तो इसको बोल देते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टेट्स के बारे में बताएगा, डाटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, अभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं भाई, अभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैक्सवेल की जो अपने पास तीनों जो वेलोसिटीज आई है, RMS, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और इस ग्राफ के न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले मैं मैक्सवेल जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज है उसके न्यूमेरिकल बता देता हूँ 2-3, और फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें तो ग्राफ के न्यूमेरिकल है, यहाँ तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ग्राफ के कौन ज़्यादा है कौन कम के होंगे। ठीक है, और वहाँ जो न्यूमेरिकल है वो अलग टाइप के। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड RMS ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। भाई O2 मॉलिक्यूल है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई तो गिवन चीज़ें वो देखते पहले। RMS का फॉर्मूला देखो, 3RT/m था, तो बस तो अपने पास सब कुछ चीज़ें। R लिख सकता हूँ, 3 है, R की वैल्यू मैंने क्या होता है 8.3 या 25/3 लिख लो आप। T कितना है 27 में कैलोरी में बदलो, 300 हो जाएगा, तो उसके तरह ऐड कर दो भाई, पता है ना कैसे में कैलोरी में चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद M, ये सोच के समझना है। O2 का मास बताओ मेरे कितना होता है, सबको पता है 32 ग्राम, 32 ग्राम, लेकिन ग्राम में मैंने क्या कहा था क्वेश्चन स्टार्टिंग, इसको केजी में लेना है, तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो भाई 10⁻⁴ ऊपर करना पड़ेगा, नहीं मैं -3 कर देता हूँ भाई, ऊपर 1000 करना पड़ता है, मैंने चले -3। अब इसको काट दो आप अपने हिसाब से, समझ गए मेरे बात को। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे, जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं, वो देखते हैं एक बार। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पोज करेंगे, खुद निकाल के देखेंगे, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भाई एवरेज स्पीड ऑफ O2, ऑप्शन आपके पास मॉलिक्यूल है, एवरेज स्पीड दे रखी है, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है 8RT/πm। ठीक है भाई, 8RT/πm। चलो इस साइड लिख देते हैं। 600 केल्विन है, चलो 6 केल्विन पता लगे 600 है। ठीक है भाई,
इज एक्स एम एस, ये एवरेज स्पीड कितनी है भाई एक्स। एक तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। एवरेज स्पीड जब एक्स थी तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी 600, मास मिल गया, O2 गैस का 32 हो जाएगा। चलो द टेम्परेचर एट विच, मतलब अपने को एक टेम्परेचर निकालना है, कौन सा निकालना है, इट्स एवरेज स्पीड बिकम 3x, मतलब एवरेज स्पीड कितनी बन जाए 3x, वो टेम्परेचर निकालना है जब एवरेज स्पीड 3x बन जाए। सिंपल है भाई। अरे आप डिस्कशन करते हो भाई इसकी वैल्यू x दे रखी है, ये चार गुना हो जाए तब उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सिंपल है भाई, एक बार एवरेज स्पीड का वैल्यू x दे रखी है और टेम्परेचर 600 दे रखा है, जब 3x हो जाए 3 गुना हो जाए तब बतानी है, और टेम्परेचर बताना आपको उस टाइम पे है। तो दोनों केस में O2 गैस ना, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 3x/x, यानी कि ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो, तो सेकंड बाय फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास लिखेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू बचेगी तो वो आपको साफ साफ पता है क्या वैल्यू बचेगी भाई, 80 वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो 600 है वो नीचे रह जाएगा। सब कुछ कट जाएगा, बाकी तो पाई से पाई, आर से आर, 8 से 8 सब कुछ कट जाएगा आपके पास। बस आप सोल्व कर दो इसको। ठीक है भाई, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। ये किस में है, रूट में, रूट तो रहेगा ना भाई, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल करना है, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इस साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 9 = t/600 और t को 600 मल्टीप्लाई किया 9×54। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, जस्ट 3 फॉर्मूले हैं, याद रखो, कॉन्सेप्ट है बस, सिंपल मैथमेटिक्स है 10th 9th 8th क्लास वाला। इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, रखे जो फॉर्मूला है भाई अपने पास। समस्या है क्या है, एक क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, इसको मैं बोल देता हूँ आपको कि एट वाट टेम्परेचर, मतलब आपको टेम्परेचर निकालना है, RMS वैल्यूज ऑफ O2 इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ O2 इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ N2 एट 200 केल्विन। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि इसके RMS के बराबर हो जाए, इसका टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, इसका निकालना है। अब RMS का फॉर्मूला लिखो, इसके लिए लिखो पहले 3RT दे रखा है 200 केल्विन अपॉन m, नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा, -10 लेना है क्योंकि केजी लेना है। ये क्या इक्वल हो जाए किसके, इसके, कब हो जाए 3RT, इसका निकालना आपको, O2 का मास 32 हो जाएगा, तो सोलो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट करो सबको, टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दे, सब कुछ कट जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो अपने को। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, जो बेसिक फॉर्मूलाज है अपने पास वो ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, तो जो तीनों फॉर्मूले वो ध्यान रखोगे। पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो इन तीनों में सबसे बड़ी है दैट इज RMS, क्योंकि एवरेज तो बीच में आता है, तो RMS सबसे बड़ा, एवरेज बीच वाला और मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है। अब बात आती है फॉर्मूले की, तो मोस्ट प्रोबेबल जो होता है फर्स्ट, उसका फॉर्मूला होता है 2RT/m अंडर द रूट, 2RT/m अंडर द रूट। और उस जैसा सेम फॉर्मूला था RMS का, 2 = 3RT/m अंडर द रूट तो है ही, और बीच में बच गया एवरेज, उसका फॉर्मूला सबसे अलग था 8RT/m अंडर द रूट है इसे। ठीक है, तो हम कोशिश करें तो भाई हम बोल सकते हैं RMS में √3 वैल्यू बची, मीन में 8π अंडर द रूट वैल्यू बची, और आपके पास जो मोस्ट पे उसमें √2 वैल्यू बची, अगर आप वैसे रेशो निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बेसिक से न्यूमेरिकल तीनों फॉर्मूले ध्यान रखो, कौन ज़्यादा है कौन कम, ये ध्यान रखो अपने। न्यूमेरिकल बेसिक है, बस सिर्फ मैथमेटिकल है, पूरा रखनी है वैल्यू, किस कभी टी निकलवाएगा कभी RMS निकल, 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 या 3 ही। ठीक है, अभी हम ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं भाई। तो भैया क्वेश्चन है ये आपको ग्राफ गिवन है, और ग्राफ के क्वेश्चन समझना बड़ा, मतलब मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट है, कि ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें, ऐसा भी नहीं है बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ें ये थोड़ा सा ध्यान दोगे कर लोगे। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया था स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, dn/n यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में, ऐसा ही ग्राफ बन के आया था। ठीक है भाई, तो अभी क्वेश्चन क्या है, ये V1 वेलोसिटी लिख रखी है, ये V2 वेलोसिटी दिख रखी है, V3 वेलोसिटी दिख रखी है, यहाँ पे V1 V2 V3। तो आपको बताना है कि V1 का नाम क्या है, V2 का नाम क्या है, V3 का नाम क्या है, क्योंकि RMS से एक मीन है, एक एवरेज है, तो कौन सी क्या है वो बताना है। तो मेरे ध्यान में एक के बारे में सब क्लियर होंगे। ये मैंने आपको बार बार बोला था, जो सबसे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल।
तो ये तो पता है V1 जो है ना, V1 जो है वो तो मोस्ट प्रोबेबल है। ये इसका अगर हम मिलान करना क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल है, इसका तो क्लियर हो गया। अब बची दो, इन दोनों के बारे में अगर देखना है तो दो तरीके देख सकते हो आप। दोनों बार मैं क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ। एक तो दोनों के बीच में V2 और दोनों के बीच में मतलब एक साइड मोस्ट प्रोबेबल, एक साइड RMS, बीच में कौन सी आती है? सबको पता है एवरेज आती है। तो V2 अपने पास कौन सी है भाई? एवरेज। या बेस्ट में देखना सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? RMS। तो V3 की वैल्यू कौन सी है? RMS की है। ये आपके पास क्या है? एवरेज है। सिर्फ ग्राफ है। और मैंने क्या चीज़ निकाली, मेरे को इसका तो पता था। और क्या था मेरे पास? एक रिलेशनशिप पहले आया है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, फिर एवरेज और फिर स्पीड RMS। बस, तो ये आपके पास इसका रिलेशनशिप हो गया। V2 वाली एवरेज है, V3 वाली RMS। क्लियर? अब पहचान लोगे। देखो क्या चीज़ है, चीज़ों को कन्फ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि इसकी स्पीड सबसे हाई है, नहीं, स्पीड तो वहाँ सबसे हाई है, इसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, RMS मतलब स्पीड ज़्यादा। RMS की स्पीड ज़्यादा होती है, रेशियो पता चला अपने को, ठीक है। और एवरेज इन दोनों का बीच का होता है। फॉर्मूले तो अलग है, बस सिर्फ ग्राफ डालेंगे यहाँ पे, फॉर्मूले क्या जरूरत है अपने को। क्लियर है? दूसरा देखो एक बार, अगर यही ग्राफ, इसी टाइप का ग्राफ मैं बनाता हूँ दो गैसों के लिए, ठीक है, यही ग्राफ है, मैं दो गैस के लिए ड्रॉ करता हूँ। चलो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। दो गैसें अपने पास है, ये मैं साफ कर देता हूँ सारा कुछ। और अब क्या करता हूँ, मेरे पास दो गैसें मान लो, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये A गैस का है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये A गैस का है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, वो B गैस का है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, मैंने दो गैसों के लिए बना लिया ग्राम। तो A गैस के लिए आपके पास डायग्राम है, B गैस के लिए आपके पास कर्व आ रही है। और A गैस का मोलर मास A है, B गैस का मोलर मास B है, ठीक है। दो गैसों के लिए आपने डायग्राम बनाया, स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। एक का मास Ma है, मैं लिख देता हूँ, इसका मास Ma है, इसका मास Mb है। तो आपको बताना है, ये आपके पास ऑप्शन है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग Ma इज इक्वल टू Mb, Ma ग्रेटर देन Mb और Ma लेस देन Mb। देखो मास का ऑर्डर बताना अपने को। तो अपने को इस ग्राफ में क्या चीज़ पता है? हमें पता है, तो ये जो स्पीड आपको दिख रही है, ये इस ग्राफ में ये जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं B मोस्ट प्रोबेबल। तो भाई ये B मोस्ट प्रोबेबल किसकी होगी? मोस्ट प्रोबेबल A की होगी, और ये मोस्ट प्रोबेबल B। यहाँ तक समझ में आया भाई? वो A की थी, वो B की थी, अलग अलग करके देख लो तो क्या समस्या है। अच्छा मैं पूछता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल किसकी यहाँ पे ज़्यादा है? ज़्यादा है, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी ज़्यादा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो सबको दिख रहा है ये ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो ये ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्पीड की बात करते तो वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे साथ लिखा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो A की ज़्यादा है, सॉरी B की ज़्यादा है A से। क्योंकि वो देखो स्पीड का मतलब भाई या स्पीड तो यहाँ बढ़ रही है ना, कॉमन सी बात है, स्पीड कहाँ बढ़ रही है? यहाँ बढ़ रही है, यहाँ तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। क्लियर? अरे एक ग्राफ की बात नहीं कर रहा बेटा, दो ग्राफ की बात कर रहा हूँ। वो आप ग्राफ देखो, स्पीड वहाँ बढ़ रही थी, इसका तो यहाँ पे आंसर आ गया, जबकि इसका आंसर तो यहाँ पे आया है। तो ये तो अगर ये वैल्यू 20 है 30-40 मिलेगी, कॉमन सी बात है, यहाँ बढ़ रही हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल हमें साफ साफ देखा B की ज़्यादा A से। अच्छा मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला अगर हम देखें, मोस्ट प्रोबेबल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो अपने पास 2RT/m था, ठीक है। यहाँ पे हमने और चीज़ों को जिक्र नहीं किया, मतलब ये सब तो कांस्टेंट मान के चलो। अब जब हमने जिक्र ही नहीं किया तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये पता चला कि ये इनवर्सली होते हैं किसके? मास के। तो जहाँ पे मास कम होगा वहाँ पे ज़्यादा होगी। मास ये वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है भाई? B की ज़्यादा है, इसका मतलब B का मास कम होगा, लेस होगा, ठीक है, और A का मास ज़्यादा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं Ma ग्रेटर देन Mb। कहाँ से निकल के आया? हमने दो ग्राफ थे, A B कैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल का हमें फॉर्मूला पता है, कौन सी होती है पता है, तो ये पीक वाली चीज़ मोस्ट प्रोबेबल है। यहाँ से साफ साफ दिखा कि मोस्ट प्रोबेबल B का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि B उस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो आपके पास B का ज़्यादा, इसलिए मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबल कोई भी आपके पास ये हो वो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जब B की ज़्यादा है तो इसका मतलब B का मास कम होगा, A का मास ज़्यादा होगा। अगर ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होती तो फिर ये उल्टा केस हो जाता, समझे ना। अगर यही चीज़ जो आपके पास है वो इस साइड रहती तो फिर ये केस उल्टा हो जाता, क्योंकि उसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ती कि कौन ज़्यादा है, वो हमें निकालना होता है। सेकंड बात सुनो, अगर हम देखें, ठीक है,
अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किससे ज़्यादा थी, बी के ज़्यादा थी। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल किससे ज़्यादा है, ए के ज़्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल देखो ना कितने ए के, इतने फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, जबकि इसकी इतनी ही है। देख रहे हैं ना, इसके आपके पास फ्रैक्शन इसकी इतनी हो गया, आधी हो गई लगभग इसकी। समझ गए मेरी बात को। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल लेके जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी ज़्यादा, क्योंकि उस साइड आपके पास स्पीड की वैल्यू बढ़ती है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल इस साइड बढ़ती है। इज इट क्लियर? अभी हम देखिए टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर जिक्र ही नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मास की क्वेश्चन पड़ी। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर पे अगर हमें देखना है इनके बारे में, तो एक टेम्परेचर देखो, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए। पहला में आपके पास कुछ नहीं था, आपको तीनों का रिलेशन बताना है कौन ज़्यादा कौन कम है। सेकेंड में जो मैंने क्या किया, मैंने गैसें अलग अलग ले ली, और अब की बार मैंने क्या किया, सेम गैस लिए टेम्परेचर अलग अलग ले लिया। यहाँ पे एक ही गैस है, कोई भी एक गैस है, मान लो XYZ, एक ही गैस है, उसके दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। पहले टेम्परेचर पे T1 पे ये ग्राफ बना, T2 पे ये ग्राफ बना। अब मेरे को बताना, अब सेम गैस इतना मास तो सेम हो गया अब की बार, तो मास का कोई जिक्र नहीं है। अब की बार मेरा क्वेश्चन है कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों बराबर है, T2 बड़ा है, T1 बड़ा है। ठीक है, पहले खुद से सोल्व करके दिमाग में आके देखो क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, अभी देखो ये चीज़ का हमें पता है, ये हमें पास मोस्ट प्रोबेबल होती है। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला होता है 2RT/m, यानी कि हमें ये कांस्टेंट यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। चलो मास का भी जिक्र नहीं, क्योंकि सेम गैस तो फिर मास तो सेम ही रहेगा। अब हमें T1 T2 रिलेशनशिप देखना है। अगर आप देखोगे ये जो है आपके पास, यानी कि पहले टेम्परेचर पे वो उसकी वैल्यू कम है, जो सेकंड टेम्परेचर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वही साइड वैल्यू बढ़ रही है ना स्पीड, तो हम बोल सकते हैं जो V2 है दैट इज ग्रेटर देन V1, और ये टाइम के साथ बढ़ती है, तो V2 ज़्यादा, इसका मतलब T2 भी ज़्यादा होगा T1 से। समझे नहीं समझे भाई? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। हमें मोस्ट प्रोबेबल का पता है, और साथ साथ दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल T2 की ज़्यादा है। T2 ज़्यादा, इसका मतलब आपके पास T2 ज़्यादा है, आपके पास होगा, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के इनवर्सली। अगर इसी क्वेश्चन में मास पूछता दो अलग अलग गैसें लिख के, तो उल्टा बोलते हम। अगर इसी क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान करो, उसमें मैंने दो गैसें अलग अलग ली थी, फिर मैंने मास का आपसे पूछा था, तो उसमें तो उल्टा केस हो जाता, क्योंकि मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर पूछा, टेम्परेचर डायरेक्टली गैस प्रोपोर्शनल होता है। तो V2 ज़्यादा थी तो T2 भी ज़्यादा होगा। अगर दो गैसें होती तो M1 होता है इस केस में, समझे? V2 ज़्यादा, T2 ज़्यादा, M1 ज़्यादा होता, M1 ज़्यादा होता। तो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने डिफरेंट गैसें लेके किया, ये क्वेश्चन मैंने सेम गैस लेके किया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने। अगर वैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास ये ग्राफ लेता हूँ, वही DN और M के बीच में एट स्पीड, ये पहला ग्राफ बना। ठीक है, पहले टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना। अगर मैं दूसरा टेम्परेचर करूँगा तो एक कर्व हमेशा नीचे इस तरफ आएगी। अगर ये आप सोच सकते हो, ये चीज़ आपको कि पहले ये ग्राफ बना, जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो आपने ग्राफ को छोटा कर दिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम कर दिए। ठीक है, तीसरी बार फिर करूँगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और थोड़े हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, भाई एरिया तो इसका कांस्टेंट ही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कर्व जो फ्लैट होती जाएगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ, भाई सेम गैस लेते तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है ना, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कर्व जो है ना वो आपकी फ्लैट होती जाएगी, यानी कि पीक घटती जाएगी उसकी। ठीक है भाई, आप बोल सकते हो जो आपके पास पीक है वो डिक्रीज हो जाएगी, कब? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पीक की वैल्यू घटेगी, यानी कर्व जो है आपके पास फ्लैटन होगी, क्योंकि एरिया सेम है तो पार्टिकल उसी एरिया में रिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको इन तीनों के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको देखने, ग्राफ के आपको पढ़ना, जिसको बच्चे NEET IIT की प्रिपरेशन में लगाओ तो उनको एक ग्राफ के क्वेश्चन देखने हैं। दैट्स इट, ओके।